ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बच्चे मैं लेट नहीं हुआ हूँ, नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम थी इसलिए लेट हो गए। मैं तो टाइम से आ गया था भाई। स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में बच्चों न्यूक्लियस ही स्टार्ट किया था और न्यूक्लियस उस न्यूक्लियस के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। और न्यूक्लियस में हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उनके उसके बारे में बात कर ली थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद में न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क प्रेजेंट रहता है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के नेटवर्क को बोला जाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिनस क्रोमेटिन के कंपोनेंट होते हैं डीएनए, स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन, आरएनए। बच्चों जो डीएनए और आरएनए है, क्या ये न्यूक्लिक एसिड के ही हम बोले एग्जाम्पल है या फिर बोले ये न्यूक्लिक एसिड ही होता है? इसके साथ में क्या यहाँ पे प्रोटीन अटैच है? यानी क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के अंदर आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड के साथ में प्रोटीन अटैच मिलेगा, इसलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियो प्रोटीन। तो बच्चे जब आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल तो उसके अंदर आप लोगों को लिखा मिलेगा कि जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमोसोम होता है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीएनए है और डीएनए के साथ में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। आरएनए के साथ में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। तो बोला जाएगा न्यूक्लियो प्रोटीन। अगर हमें क्रोमेटिन की स्टडी करनी है तो क्रोमेटिन की स्टडी के लिए बच्चे डाई रिक्वायर्ड होगी। विदाउट डाई हम क्रोमेटिन की स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमेटिन की स्टडी सबसे पहले की थी, उन साइंटिस्ट का नाम है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्रोमेटिन के बारे में बताया था। अगर बच्चों इजीली क्रोमेटिन की स्टडी नहीं की जा सकती तो फिर हम डाई की हेल्प लेंगे और डाई है, उस डाई का नाम है एसिटोकार्मिन डाई। जो एसिटोकार्मिन डाई है ये बेसिक नेचर की होती है। कौन सी नेचर की होती है? बेसिक की। एसिडिक नहीं होती, कैसी होती है? बेसिक। तो बच्चों मैं आपके सामने क्रोमेटिन और क्रोमेटिन को स्टेन कर रहा हूं और स्टेन करके फिर इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसी रहती है। अगर हम यहाँ पर क्रोमेटिन के अंदर देखेंगे तो एक तो क्या मिलेगा? डीएनए। और क्या मिलता है? अरे बोलो, स्टोन प्रोटीन। और क्या मिलेगा? नॉन स्टोन प्रोटीन और आरएनए। यस और नो? तो आप लोगों को ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर क्या है बच्चे? डीएनए। अरे क्या है? डीएनए। अब इस डीएनए में जगह जगह बच्चों आप लोगों को मिलेगा स्टोन प्रोटीन। जहां पे स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है वहां पे डीएनए की क्या हो रही है? पैकेजिंग। आप लोगों को समझा रखा है स्टोन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? डीएनए पैकेजिंग। जब बच्चों डीएनए को पैक कर रही है तो आप लोगों को कुछ बिट्स नजर आ रहे होंगे। जो बच्चों बिट्स नजर आ रहे हैं इन बिट्स को बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसोम। तो ये जो बिड है इस बिड को क्या बोला जाएगा बच्चे? न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में, इस न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या मिलता है? क्या डीएनए और स्टोन प्रोटीन मिलता है? अरे बोलो। अब देखिए जब बच्चों यहां पर हमने ये स्ट्रक्चर रखी तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको टू पार्ट क्लियर कट विजिबल रहेंगे। एक पार्ट तो ऐसा होगा जिसके अंदर बिट्स आपको दूर दूर नजर आएंगे और दूसरा पार्ट ऐसा है जिसके अंदर बिट्स बच्चों कॉम्पैक्टली अरेंज है। तो मैं इस क्रोमेटिन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। जब मैंने क्रोमेटिन को इन दो पार्ट में डिवाइड किया तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं, आंसर देते जाए। बच्चों अगर ये बिट्स दूर दूर है तो इसके अंदर डीएनए और डीएनए हाई होगा या लो अमाउंट में होगा? लो अमाउंट में। यहाँ पे बिट्स नजदीक नजदीक है तो डीएनए ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। अगर डीएनए कम है तो इसकी पैकेजिंग के लिए स्टोन प्रोटीन कम होगा या ज्यादा होगा? अरे बोलो। स्टोन प्रोटीन भी क्या होगा? लेस अमाउंट में। अगर यहाँ पे डीएनए नजदीक नजदीक है, कहने का मतलब डीएनए की पैकेजिंग ज्यादा हो रही है, तो बताइए स्टोन प्रोटीन की अमाउंट हाई होगी या लो होगी? हाई। जब बच्चों यहाँ पर स्टोन प्रोटीन कम है तो हम बोलेंगे पैकेजिंग और पैकेजिंग भी क्या हो रही है? लूज।
कैसे हो रही है? लूज। तो इस पार्ट के अंदर पैकेजिंग कैसी रहेगी? लूज। तो यहाँ पे लूज पैकेजिंग हो रही है। यहाँ पर बताइए अगर स्टोन प्रोटीन की अमाउंट हाई है तो पैकेजिंग कैसी रहेगी? टाइट, यानी यहाँ पर टाइट पैकेजिंग होगी। अब बच्चों अगर हम मार्केट से एसिटोकार्मिन डाई ले और डाई लेके इस क्रोमेटिन के ऊपर अप्लाई कर दे तो बताइए इस क्रोमेटिन का कौन सा पार्ट है जो डाई को एब्जॉर्ब करेगा? कौन सा पार्ट है जो डाई को एब्जॉर्ब करेगा? है? छोड़ो, जो डाई है उस डाई का नेचर कैसा रहता है? एसिडिक या बेसिक? बेसिक। आप तो मुझे बताओ इस क्रोमेटिन के अंदर एसिडिक पार्ट क्या होता है? डीएनए। तो बच्चों एसिड और बेस आपस में अटैच होंगे, एसिड एसिड आपस में अटैच नहीं होंगे, बेस बेस आपस में अटैच नहीं होंगे। तो डीएनए और डीएनए बच्चे एसिटोकार्मिन डाई को करता है अटैच। अब जहां पे ज्यादा डीएनए होगा वहां पे डाई का अटैचमेंट ज्यादा होगा, जहां पे बच्चों डीएनए कम होगा वहां पे डाई का अटैचमेंट कम होगा। तो बताइए ये जो लूजली पैक पार्ट है इसके अंदर डीएनए कम है तो डाई अटैचमेंट क्या रहेगा? ज्यादा या कम? डाई अटैचमेंट है, ये डाई अटैचमेंट होगा बच्चे कम। अगर डाई अटैचमेंट कम होगा तो बताइए ये पार्ट कैसा रहेगा? लाइट कलर का या फिर डार्क कलर का? लाइट कलर का। बच्चों यहां पर डीएनए की अमाउंट ज्यादा है, अगर इसमें डीएनए की अमाउंट ज्यादा है तो डाई का अटैचमेंट हाई होगा या लो होगा? अरे बोलो। डाई अटैचमेंट बच्चों ज्यादा होगी, अगर ज्यादा होगी तो ये पार्ट कैसा होगा? डार्क। अब देखो जब भी हम एसिडोकार्मिन डाई से क्रोमेटिन को स्टेन करते हैं तो बच्चे क्रोमेटिन के हमें टू पार्ट मिलते हैं, एक तो डार्क और दूसरा लाइट। जब भी डार्क स्टेन वाली होती है क्रोमेटिन तो उस डार्क स्टेन क्रोमेटिन को बोला जाता है हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोला जाता है? हेट्रोक्रोमेटिन। दूसरा बच्चों आफ्टर स्टेनिंग लाइट कलर का क्रोमेटिन बनता है और जो आफ्टर स्टेनिंग लाइट कलर का क्रोमेटिन बनता है उसको बोला जाता है यूक्रोमेटिन। क्या बोला जाता है? यूक्रोमेटिन। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि स्टेनिंग के बेसिस पे हम क्रोमेटिन को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? टू। एक तो कौन सी? यूक्रोमेटिन और दूसरी कौन सी? हेट्रोक्रोमेटिन। आप तो बच्चों ये बताओ अगर ये यूक्रोमेटिन है तो यूक्रोमेटिन के अंदर बीट्स देखोगे तो दूर दूर होते हैं या फिर बच्चे कॉम्पैक्टली रहते दूर दूर? तो यहाँ पर जो ये यूक्रोमेटिन है यूक्रोमेटिन के बीट्स है, इन बीट्स के ऊपर नॉन स्टोन प्रोटीन आसानी से आके बैठेगा और नॉन स्टोन प्रोटीन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। अरे क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या होता है? क्या डीएनए से आरएनए बनाना? अरे बोलो। अगर डीएनए से आरएनए बनता है तो प्रोसेस को क्या ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं? अगर बच्चों ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं तो इस यूक्रोमेटिन पार्ट से ट्रांसक्रिप्शन क्या इजीली फॉर्म होगा, यानी इजीली रन होगा? जब ट्रांसक्रिप्शन बच्चों इजीली रन होगा तो कौन से पार्ट से रन होगा? यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन? कौन से? यूक्रोमेटिन। तो मैं बोलूंगा यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है? मोर एक्टिव। क्या बोला जाएगा? ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव। मोर एक्टिव क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चे मैं कंपैरिजन करूंगा अभी, और वो कंपैरिजन किससे करूंगा? हेट्रोक्रोमेटिन से। हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर बीट्स ऑफ बीट्स क्या बच्चों नजदीक नजदीक है? अगर बिट्स नजदीक नजदीक है तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज इजीली इन बिट्स के ऊपर आके नहीं बैठ पाएगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज इजीली आके नहीं बैठ पाएगा तो हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है? इनएक्टिव, या फिर क्या बोला जाएगा? ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव। तो ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है? लेस एक्टिव, या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चे? इनएक्टिव। ठीक है जी। तो बताइए यूक्रोमेटिन क्या ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव होता है? अरे बोलो। और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव। जब बच्चों हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में और बात करें तो इसको आगे टू टाइप में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरे को बोला गया है कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। जब मैं कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन की बात करूं तो ये मिलता है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर रीजन में। कहा मिलता है? क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर रीजन में। और वहां पर बच्चों डीएनए उस डीएनए की पैकेजिंग बहुत ज्यादा टाइटली होती है। अगर बहुत ज्यादा टाइट पैकेजिंग है तो वहां पर
कभी भी डीएनए से आरएनए नहीं बनता। अगर नहीं बनता तो मैं बोलूंगा कॉन्स्टिट्यूटिव जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली परमानेंटली क्या रहेगी, इनएक्टिव। लेकिन जो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है ये बच्चों प्रेजेंट रहती है बार बॉडी के अंदर, जो फीमेल्स में फॉर्म होता है। आप लोगों ने पढ़ रखा है जेनेटिक्स के अंदर। अब जो बार बॉडी के अंदर फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन मिलता है वहां पर भी आपको बिट्स नजदीक नजदीक मिलेंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट होने पर बच्चों पैकेजिंग थोड़ी सी लूज की जाती है और लूज करके फिर इन बिट्स के ऊपर बिठाया जाता है आरएनए पॉलीमरेज को और फिर बनाया जाता है डीएनए से आरएनए। कहने का मतलब फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है, वो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली आपको एक्टिव मिल सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन है वो परमानेंटली क्या रहेगी, इनएक्टिव। अरे ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है बच्चे न्यूक्लियोलस। क्या आता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की बात करें तो एनसीईआरटी बोलती है कि न्यूक्लियोप्लाज्मस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्मस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन लेस स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। इधर ध्यान दो, क्या बोलती है एनसीईआरटी, न्यूक्लियोप्लाज्म में मेम्ब्रेन लेस जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस। फिर अगला पॉइंट बोलती है एनसीईआरटी कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म में कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस होने का रीजन क्यों बोला है, कंटिन्यूअस क्यों बोला है उसको बच्चों, इसलिए बोला है क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्मस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है उसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अगर कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो वो बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्यूज है। अगर फ्यूज है तो हम बोलेंगे क्या है, कंटिन्यूअस है। अरे ठीक है। आगे न्यूक्लियोप्लाज्मस न्यूक्लियोप्लाज्म के नंबर कितने होते हैं, जनरली यूकेरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म का न्यूक्लियोलस के नंबर कितने होते हैं, जनरली यूकेरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोलस का नंबर रहता है 1। जनरली यूकेरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोलस का नंबर क्या रहता है, 1। लेकिन कई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर न्यूक्लियोलस बच्चों मोर देन 1 होते हैं। जैसे हम लोग, हमें अगर अपनी सेल के अंदर स्टडी करेंगे तो न्यूक्लियोलस के जो नंबर मिलेंगे वो टोटल मिलेंगे 10। कितने मिलेंगे, 10। यानी 1 सेल के अंदर न्यूक्लियोलस कितने होते हैं, 10। 5 पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। कितने पेयर्स की फॉर्म में, 5 पेयर्स। इसके अलावा बच्चों ऑनियन सेल, उस ऑनियन सेल के अंदर आप लोगों को न्यूक्लियोलस मिलेंगे 4। कितने मिलेंगे, 4। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोलस के नंबर कितने होते हैं, 1, 10, 4 या 6, 1 ही टिक करना है। आप अपने आप को सुपीरियर मानते हुए 10 मत टिक कर देना। जनरली यूकेरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोलस कितना होता है, 1, तो आपको क्या टिक करना है, 1। आगे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोलस का फंक्शन होता है बच्चे राइबोसोमस राइबोसोम का सिंथेसिस करना। यानी राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है तो कौन करता है, न्यूक्लियोलस। जब न्यूक्लियोलस राइबोसोम को सिंथेसाइज करता है तो न्यूक्लियोलस को बोला जाता है राइबोसोम फैक्ट्री। क्या बोला जाता है, राइबोसोम फैक्ट्री। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ द सेल क्या है, न्यूक्लियोलस। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्या है, राइबोसोम। दोनों में डिफरेंस है, अच्छे से दिमाग में रखना, क्लियर होने चाहिए। राइबोसोम फैक्ट्री किसको, न्यूक्लियोलस, और प्रोटीन फैक्ट्री किसको, राइबोसोम को। अब बच्चों अगर हमें राइबोसोम बनाना है तो राइबोसोम बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन के साथ में क्या चाहिए, आरआरएनए। अगर आरआरएनए मिल जाए और प्रोटीन मिल जाए तो क्या हम राइबोसोम बना सकते हैं। अब ये कैसे बनाता है राइबोसोम वो समझते हैं। आप तो मुझे बताइए, ये मैंने आपके सामने बनाया बच्चे न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के इनसाइड जितना भी सॉलिड और लिक्विड मटेरियल है उसको क्या बोला जाता है, अरे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिनस क्रोमेटिन नेट के ऊपर एक स्पेरिकल मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस। तो ये क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस है। और ये न्यूक्लियोलस किसके ऊपर प्रेजेंट है, क्या क्रोमेटिन नेट के ऊपर प्रेजेंट है। तो मैंने एक क्या दिखाया आप लोगों को, क्रोमेटिन। अरे क्या दिखाया है, क्रोमेटिन। अब बच्चों जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियोलस यहां पर सिंथेसाइज करता है, और वो सिंथेसाइज करता है बच्चे आरआरएनए। क्या सिंथेसाइज करता है, आरआरएनए। ये आरआरएनए सिंथेसाइज करता है। तो इसने आरआरएनए सिंथेसाइज किया।
आप लोग से पूछा जाए कि न्यूक्लियस के इनसाइड यूकेरियोटिक सेल है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियोलस कौन से टाइप के राइबोसोम फॉर्म करेगा? एटीएस है 70s? एटीएस 70s नहीं करेगा, कौन से करेगा? एटीएस, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल का जो मेन राइबोसोम वो कौन सा है? एटीएस। अब बच्चों एटीएस राइबोसोम फॉर्म करना है तो कौन सी सब यूनिट बनानी पड़ेगी? पहले 60s एंड 40s। तो 60s और 40s के लिए आरआरएनए सिंथेसाइज किया है, वो किसने किया है बच्चे? न्यूक्लियोलस ने। अब आरआरएनए तो सिंथेसाइज हो गया, लेकिन प्रोटीन भी चाहिए, और प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं होता। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या प्रोटीन सिंथेसिस होता है क्या? नहीं होता। अगर नहीं होता है तो फिर बच्चे जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म से आरएनए जाएगा कहां पर? साइटोप्लाज्म में। अरे कहां जाएगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जाएगा और साइटोप्लाज्म के अंदर फिर होगा ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन के बाद में बनेगा प्रोटीन। जो प्रोटीन बना है, इस प्रोटीन को बच्चे इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू कहां ले जाया जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में। और जब न्यूक्लियोप्लाज्म में ले जाएंगे तो प्रोटीन एंड आरआरएनए अटैच होंगे, और जब प्रोटीन और आरआरएनए अटैच होंगे तो राइबोसोम की बनेगी सब यूनिट, और सब यूनिट हमने बना दी है कौन सी? 60s। अरे कौन सी बनाई है? 60s। ऐसे ही इधर भी इस आरआरएनए के साथ में क्या अटैच होगा? प्रोटीन। और जब प्रोटीन अटैच होगा तो दूसरी सब यूनिट बनेगी, वो कौन सी है? 40s। ध्यान से सुने, जब बच्चों एटीएस राइबोसोम सिंथेसाइज करना है तो हमें 28s आरआरएनए चाहिए, 5s आरआरएनए चाहिए, 5.8s आरआरएनए चाहिए, 18s आरआरएनए चाहिए। यस और नो? लेकिन जो 5s आरआरएनए है, ये 5s आरआरएनए न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज नहीं करता है। अदर देन न्यूक्लियोलस जो पार्ट रहेगा वहां पे क्या होगा? सिंथेसाइज। यानी न्यूक्लियोलस 5s आरआरएनए को सिंथेसाइज नहीं करता, लेकिन यहीं पे कहीं पे 5s आरआरएनए भी सिंथेसाइज हो जाता है। अगर हो जाता है तो बच्चों क्या बना दिए? सब यूनिट। अब अगर सब यूनिट बना दिए तो क्या कंप्लीट राइबोसोम बन गया? नहीं। कंप्लीट राइबोसोम तो तभी बनेगा जब दोनों सब यूनिट को करेंगे अटैच, और दोनों सब यूनिट को अटैच करने के लिए मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है 0.001 मोलर। कितनी होती है? 0.001 मोलर। आप तो मुझे बताइए, क्या न्यूक्लियोप्लाज्म, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आप लोगों को मैग्नीशियम आयन मिलेंगे? यस मिलेंगे। लेकिन बच्चों मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर 0.001 मोलर कंसंट्रेशन नहीं होती। अगर नहीं होती तो हम कंप्लीट राइबोसोम न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं बना सकते। अगर नहीं बना सकते तो फिर ये जो सब यूनिट बनाई है, इन सब यूनिट को कहां लाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। अरे कहां लाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। जब साइटोप्लाज्म में लाएंगे तो बच्चे यहां पर आपको मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन मिलेगी 0.001 मोलर। जब 0.001 मोलर मिलेगी तो दोनों सब यूनिट अटैच होगी, और अटैच होते ही कौन सा राइबोसोम बन जाएगा? एटीएस राइबोसोम। आप तो मुझे बताइए, कंप्लीट राइबोसोम कहां बनता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में? अरे न्यूक्लियोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में? पक्का? कहां पे? साइटोप्लाज्म में। ठीक है जी। अब देखो, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट आता है। वो स्टेटमेंट क्या आता है? ध्यान से सुने, और आपको बताना है कि इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है। न्यूक्लियोलस इज ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। Nucleolus is a major site for synthesis of ribosomal RNA. Ribosomal RNA बताइए करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए क्या रहेगी? मेजर साइट। अगला, न्यूक्लियोलस इज ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन। अरे बोलो, राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मेजर साइट क्या न्यूक्लियोलस है? न्यूक्लियोलस क्या प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है? नहीं। तो न्यूक्लियोलस बच्चों मेजर साइट नहीं है राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। वो कहां पे सिंथेसाइज होता है? साइटोप्लाज्म में। अरे ठीक है। तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब की बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ध्यान से सुनो, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस मेजर साइट,
राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस मेजर साइट, फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लियस, सेकंड ऑप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड ऑप्शन न्यूक्लियोलस, फोर्थ ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको प्रायोरिटी देनी है, क्या जाएगा? न्यूक्लियोलस। क्या न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस बच्चों आरएनए उसका सिंथेसिस कर रहा है? अरे बोलो। तो न्यूक्लियोलस किसके अंदर प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब मैंने न्यूक्लियोलस ऑप्शन में से हटा दिया, आपके पास में दो ऑप्शन है, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब दोनों में से एक चूज करना है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं है और न्यूक्लियोलस भी नहीं है तो फिर क्या जाएगा? न्यूक्लियस। ठीक है, अरे क्लियर है? अगला, एनसीईआरटी एक लाइन और लिखती है और वो लाइन आप लोगों को सुना रहा हूं। एनसीईआरटी लिखती है कि जिस सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस मोर होता है, जिस सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होता है, उस सेल के अंदर मोर नंबर में न्यूक्लियोलाई होते हैं। न्यूक्लियोलाई किसका प्लूरल वर्ड है? न्यूक्लियोलस का। अरे किसका है? न्यूक्लियोलस का। अब जिस सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा, आप जानते हो सेल के अंदर राइबोसोम के नंबर भी क्या रहेंगे? ज्यादा। अगर राइबोसोम के नंबर ज्यादा रहेंगे तो राइबोसोम को सिंथेसाइज करने वाली जो बच्चों फैक्ट्री है वो भी क्या होगी? ज्यादा। मतलब न्यूक्लियोलस के नंबर भी क्या होंगे? ज्यादा। अगर बच्चों न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस लार्ज है, अगर न्यूक्लियोलस लार्ज है तो क्या राइबोसोम का सिंथेसिस ज्यादा करेगा? यस। अगर राइबोसोम का सिंथेसिस ज्यादा करेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या होगा? ज्यादा। तो बच्चों जो सेल लार्ज न्यूक्लियोलाई रखता है और मोर नंबर में न्यूक्लियोलाई रखता है, उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस भी हाई अमाउंट के अंदर होता है। एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, आपके मॉड्यूल के अंदर भी लिखा हुआ मिलेगा, न्यूक्लियोलस की लास्ट लाइन के अंदर। जब और बात करें तो यहां पर एक वर्ड और दिया गया है, एनओआर। क्या दिया गया है? एनओआर। ये एनओआर क्या होता है मैं आपको क्रोमोजोम में समझाऊंगा। कहां पे समझाऊंगा? क्रोमोजोम। यहां पे एनओआर के बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। तो इसके साथ ही बच्चों कंप्लीट हो जाता है क्या? न्यूक्लियस। अरे क्या कंप्लीट हो जाता है? न्यूक्लियस। हटा दो, ये फोटोग्राफी करनी है। हो गई? ये तो आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा। कौन सा? यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। नेक्स्ट, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या है बच्चों? जब हम सेल डिवीजन के टाइम बात करें तो सेल डिवीजन टाइम में टू फेजेस आते हैं। कितने फेज आते हैं? टू फेज। फर्स्ट फेज का नाम आप लोगों को बता रखा है, क्या नाम है? इंटरफेज। इंटरफेज, उस इंटरफेज की सेल लेंगे तो सेल के अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट रहती है बच्चों एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन। क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन। जब सेल जाती है एम फेज के अंदर तो एम फेज में जाने पे न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और जो ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन बच्चों कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोजोम में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोजोम में। और न्यूक्लियस जहां पे था उस न्यूक्लियस के प्लेस पे आप लोगों को एक थिक स्ट्रक्चर नजर आएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम। तो मैं बोल सकता हूं कि जब हम क्रोमेटिन, इस क्रोमेटिन का कंडेंसेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन करने पे क्या बन जाता है? क्रोमोजोम। और जब इस क्रोमोजोम का डीकंडेंसेशन कर देते हैं तो वापिस क्या बन जाता है बच्चे? अरे क्या बन जाएगा? क्रोमेटिन। अब देखो ध्यान से सुनो पॉइंट जो मैं बता रहा हूं। जब भी आपके सामने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वर्ड आए तो क्या देना आंसर? क्रोमेटिन। क्या देना है? क्रोमेटिन। और
क्रोमेटिनस क्रोमेटिन को कंडेंस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। तो मैं बोल सकता हूं क्रोमेटिन की हाईली कंडेंस फॉर्म को क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम को अगर डिस्पर्स कर दिया जाए, फैला दिया जाए, तो वापिस क्या बन जाएगी? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो उसको क्या बोला जाएगा? क्रोमेटिन। क्लियर है पॉइंट? अरे बोलो। बात आती है कि जब सेल डिवीजन के टाइम में हम क्रोमोसोम को देखना चाहें तो कहां दिखेगा? एम फेज में। आप बताइए क्रोमोसोम और क्रोमोसोम कब दिखेगा? एम फेज में, इंटरफेज में? एम फेज में। हमने बच्चे इंटरफेज न्यूक्लियस लिया, उस इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिखा था या क्रोमेटिन? क्रोमेटिन। क्रोमोसोम नहीं दिखा था, क्या दिखा था? क्रोमेटिन। क्लियर है? अब बच्चों जब हम बात करें यहाँ पे इंटरफेस में, तो इंटरफेस के अंदर तो क्रोमोसोम नजर नहीं आ रहा है, तो हमें किसके बारे में बात करनी पड़ेगी? एम फेज। तो एम फेज के अंदर क्रोमोसोम नजर आता है, और एम फेज के अंदर क्रोमोसोम कहां पे नजर आता है ये भी समझना पड़ेगा। एम फेज के अंदर बच्चों विजिबल होता है कुछ फेजेज के अंदर, उस फेजेज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी और बात करते हैं क्रोमेटिन के बारे में। जब भी क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है, जब भी क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है, तो बच्चे क्रोमेटिन और क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाती है। मैंने क्या किया? अपने ही बॉडी की एक इंटरफेस सेल को लिया। अगर इंटरफेस सेल को लूंगा तो उसके अंदर क्रोमेटिन होगा या क्रोमोसोम होगा? क्रोमेटिन। और बच्चों अपनी अगर एक सेल को ले रहे हैं तो उसके अंदर क्रोमोसोम कितने होने चाहिए? 46। अपनी सिंगल सेल के अंदर कितने होते हैं? 46। 46 क्रोमोसोम है। तो मैंने उन 46 क्रोमोसोम वाली सेल को लिया, लेकिन अभी उसके अंदर क्रोमोसोम नहीं है। क्या है? क्रोमेटिन। मैंने एक क्रोमेटिन निकाला, उसको कंडेंस किया, क्रोमोसोम बन गया, उसको नंबर 1 दे दिया। फिर से बच्चों एक क्रोमेटिन निकाला, उसको कंडेंस किया, फिर से क्रोमोसोम बन गया। कहने का मतलब यह है कि जितने क्रोमेटिन होंगे उतने ही क्या बनेंगे? क्रोमोसोम। लेकिन जब बच्चों इंटरफेज के अंदर क्रोमेटिन रहता है तो उन क्रोमेटिन को काउंट करना पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? पहली बात तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और दूसरा पॉइंट यह है कि वो आपस में बच्चे क्या रहेंगी? उलझी हुई रहेंगी। अगर उलझी हुई रहेंगी तो हम उनको काउंट नहीं कर पाते। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही क्या होंगे? क्रोमेटिन। अरे ठीक है। अब आपको ये तो बता दिया मैंने कि क्रोमेटिन कहां पर दिखता है और क्रोमोसोम कहां पर दिखता है। क्रोमेटिन कहां पे दिखेगा? अरे बोलो। इंटरफेज। और क्रोमोसोम कहां पर दिखेगा? एम फेज। ठीक है। लेकिन जब बच्चों ये कहां पे कैसी कंडीशन बनती है उसके बारे में भी थोड़ा समझना जरूरी है। तो इंटरफेजेस, इंटरफेज के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। इंटरफेजेस, इंटरफेज को बचे 3 सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने सब फेजेस के अंदर? 3। कौन कौन सा? G1 S G2। अरे कौन सा है? G1 S G2। बच्चों जो एम फेजेस, एम फेज को डिवाइड किया गया है 4 फेजेस के अंदर। कितने फेजेस के अंदर? 4 फेजेस। फर्स्ट कौन सा है? प्रोफेज। सेकंड कौन सा है? मेटाफेज। थर्ड कौन सा है? एनाफेज। और फोर्थ कौन सा है? टीलोफेज। यस और नो? अब देखो ध्यान से सुनना। मैंने बच्चों एक सेल ली है, उस सेल के अंदर एक सिंगल क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन क्या है? सिंगल। मैंने एक सेल ली, उस सेल के अंदर क्रोमेटिन क्या है? 1। क्रोमेटिन के नंबर बताने आपको, कितने इसके अंदर क्रोमेटिन? 1। क्रोमेटिन 1 है। अब देखो इसके अंदर मैं डीएनए भी चेक करना चाह रहा हूं, तो डीएनए को जब मैंने चेक किया तो इसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट था बच्चों 1। अरे कितना डीएनए था? 1। यानी 1 क्रोमेटिन है और डीएनए भी कितना है? 1। अब आगे चलते हैं और जाते हैं बच्चे एस फेज के अंदर। जब एस फेज में जाते हैं तो एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एस फेज के अंदर क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। और जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो क्या डीएनए की अमाउंट डबल हो जाती है? तो एस फेज के अंदर डीएनए की अमाउंट डबल हुई, लेकिन बच्चों क्रोमेटिन, उस क्रोमेटिन का नंबर कितना रहा? 1 ही। यानी क्रोमेटिन तो कितना है? 1। लेकिन जब इस क्रोमेटिन के अंदर हम डीएनए देखना चाह रहे हैं तो डीएनए कितने हैं बच्चे? 2। यानी क्रोमेटिन कितना? 1 और डीएनए कितना? 2। जब G2 के अंदर जाएंगे तो G2 के अंदर भी बच्चों यही कंडीशन रहेगी। क्या रहेगी? क्रोमेटिन तो रहेगा बच्चे 1 और डीएनए कितना रहेगा? 2। अरे ठीक है।
तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन में ये बोला जाएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए अमाउंट डबल कहाँ होती है? एस फेज। कहाँ पे होती है? एस फेज। एस फेज के बाद में जितने फेज आएंगे तो उनके अंदर जो एस फेज के अंदर डीएनए अमाउंट बनी है वही उन सभी के अंदर मिलेगी। जब बच्चों प्रोफेज में जाते हैं तो प्रोफेज के अंदर ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? डिसअपियर। फिर से रिपीट कराओ, ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाते हैं? डिसअपियर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कब होती है? प्रोफेज। जब प्रोफेज के अंदर बच्चों ये डिसअपियर हो जाते हैं तो ये जो क्रोमेटिन है इस क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो क्रोमेटिन कंडेंसेशन कहां पे स्टार्ट होता है? प्रोफेज। अरे कहां पे? प्रोफेज। जब क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है तो बच्चे यहां पर क्रोमोसोम बनने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कंप्लीट क्रोमोसोम नहीं बनता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंप्लीट क्रोमोसोम नहीं बनता है। यहां पे क्रोमेटिन का कंडेंसेशन क्या हुआ है? स्टार्ट। हेलो, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ तो आप लोगों को बच्चे क्रोमोसोम बनता हुआ नजर आ रहा होगा। अभी ये कंप्लीट क्रोमोसोम नहीं बना है। जब हम मेटाफेज में जाएंगे तो मेटाफेज में जाते ही बच्चे क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम का कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाएगा। और जब कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाएगा तो आपको क्लियर कट क्रोमोसोम नजर आएगा। ये क्लियर कट क्रोमोसोम है। इस क्लियर कट क्रोमोसोम क्यों बोल पा रहा हूं? कि इसके अंदर बच्चों पार्ट्स हैं, पार्ट्स आपको क्लियर कट विजिबल है, लेकिन प्रोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है उसके क्या पार्ट्स आपको क्लियर कट विजिबल है? अरे बोलो। जो बच्चे प्रोफेज के अंदर आपको क्रोमोसोम क्लियर कट विजिबल नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम तो बन रहा है लेकिन क्लियर कट अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर इसकी फॉर्म नहीं हुई है। तो आपसे पूछा जाए कि क्रोमेटिनस क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट कहां पे होता है? प्रोफेज। और बच्चे कंप्लीट क्रोमोसोम कहां पे बनता है? मेटाफेज। कंप्लीट क्रोमोसोम कहां बनता है? मेटाफेज। फिर से बोलो, कंप्लीट क्रोमोसोम कहां बनता है? मेटाफेज। जब मेटाफेज से आगे जाएंगे तो एनाफेज आएगा और इस एनाफेज के अंदर बच्चे सेंट्रोमियर का डिवीजन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सेंट्रोमियर डिवीजन। अगर सेंट्रोमियर का डिवीजन कर देंगे तो ये क्रोमोसोम और क्रोमोसोम क्या अलग हो जाएंगे? सेंट्रोमियर किसको बोला जाता है? क्रोमोसोमस क्रोमोसोम के अंदर जो सेंटर पार्ट है उसको क्या बोला जाएगा? सेंट्रोमियर। यानी क्रोमोसोम के अंदर एक कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? सेंट्रोमियर। यानी ये जो मिडल पार्ट है इसको क्या नाम दिया जाएगा? सेंट्रोमियर। अरे क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। अब देखो, यहां से सेंट्रोमियर से कट किया तो क्या अलग अलग बच्चे क्रोमेट अलग अलग पार्ट बन गए इसके? और क्रोमोसोमस क्रोमोसोम के पार्ट को क्या बोला जाता है? क्रोमेटिड। क्या बोला जाता है? क्रोमेटिड। तो ये पूरा पार्ट क्या है बच्चे? क्रोमेटिड। और ये भी पूरा पार्ट क्या है? क्रोमेटिड। इसको हाफ पार्ट को आप क्रोमेटिड मत मान लेना, ये हाफ पार्ट को इसको क्या बोला जाता है? आर्म। क्या बोला जाता है? आर्म। और यहां से लेके यहां तक इस कंप्लीट पार्ट को क्या बोला जाए? क्रोमेटिड। ठीक है जी। यहां पर बच्चे क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाएगा और सेंट्रोमियर का डिवीजन करने के बाद में ये जो क्रोमेटिड अलग हो गए इन क्रोमेटिड को अपोजिट पोल पे खींच लिया जाएगा। फिर यहाँ पे टीलोफेज के अंदर ये जो आप लोगों ने क्रोमोसोम बनाया था इस क्रोमोसोम का क्या कर देंगे? डीकंडेंसेशन। तो बताइए क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन कहाँ होता है? टीलोफेज। जब टीलोफेज में जाएंगे तो वहां पर ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रिफॉर्म कर देंगे। यानी प्रोफेज से उल्टा कहां हो रहा है? टीलोफेज। अरे ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपसे, आंसर देना। डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है? एस फेज। क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट कहां होता है? प्रोफेज। कंप्लीट क्रोमोसोम कब नजर आता है? मेटाफेज। अरे कहां पे? मेटाफेज। यस और नो? आपसे पूछा जाए सेंट्रोमियर डिवीजन कहां होता है? एनाफेज। ठीक है। उसके बाद में आगे पूछा जाए क्रोमोसोमस क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन कहां पे होता है? टीलोफेज। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी बॉडी रीफॉर्म कहां होते हैं? टीलोफेज। डिसअपियर कहां होते हैं? प्रोफेज। अरे ठीक है। अब बच्चों यहां पर हम आगे चले तो ये बताइए जो प्रोफेज में हम गए तो प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम कितने? क्रोमोसोम के नंबर बताने आपको। क्रोमोसोम हमने लिए हैं वो कितने लिए? 1 लिए, 2 लिए? 1। अरे क्रोमोसोम तो 1 ही है। अरे यस और नो? इसके अंदर बच्चों आपको क्रोमेटिड कितने नजर आ रहे हैं? 1 या 2?
वन क्रोमेटिड ये और दूसरा क्रोमेटिड ये, यानी क्रोमेटिड कितने हैं 2। बच्चों डीएनए और डीएनए के नंबर कितने हैं 2, यहां पर 2 डीएनए तो यहां पर भी कितने होंगे 2 डीएनए। जब हम मेटाफेज में जा रहे हैं तो मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम नंबर बताओ कितने, 1 या 2, 1। क्रोमोसोम कितना है 1। बच्चों क्रोमेटिड कितने 2 और डीएनए कितने 2। अरे ठीक है। जब हम एनाफेज में गए तो एनाफेज में बताओ क्रोमोसोम कितने 2, यानी एनाफेज के अंदर जब सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है तो आफ्टर सेंट्रोमियर डिवीजन जो सिंगल क्रोमेटिड होता है उस सिंगल क्रोमेटिड को भी क्या बोला जाता है क्रोमोसोम। अगर बच्चों इस सिंगल क्रोमेटिड को भी क्रोमोसोम बोला गया तो क्रोमोसोम कितने हो गए 2। और बच्चों क्रोमेटिड उस क्रोमेटिड के नंबर भी कितने हैं 2, क्योंकि जितने क्रोमेटिड उतने ही क्या है क्रोमोसोम। और डीएनए कितने हैं 2। अरे ठीक है। अब देखो जरा, मैं बोल सकता हूं कि जितना डीएनए होगा उतने ही क्या बनेंगे क्रोमेटिड। अरे कितने बनेंगे, जितना डीएनए होगा उतने ही क्या बनेंगे क्रोमेटिड। मैंने बोला एक क्रोमेटिन है, उस क्रोमेटिन के अंदर डीएनए 1 है, तो बताइए कितने क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम बनेगा सिंगल। अगर एक क्रोमेटिन है उस क्रोमेटिन के अंदर डीएनए 4, तो बताइए कितने क्रोमेटिड बनेंगे 4। ध्यान रखना क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटिड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमेटिड क्या है पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। अरे ठीक है। आप मुझे बताइए क्रोमोसोमस क्रोमोसोम की कंप्लीट स्ट्रक्चर कहां पे फॉर्म होती है मेटाफेज। तो क्रोमोसोम कंप्लीटली विजिबल मेटाफेज में होता है। तो क्रोमोसोम की अगर मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो कहां पे करते हैं मेटाफेज। तो याद रखना है क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी स्टडी कहां की जाती है मेटाफेज। अगर बच्चों एनाफेज में जाएंगे तो सेंट्रोमियर का क्या हो जाता है डिवीजन। सेंट्रोमियर का डिवीजन होने के बाद में इन जो क्रोमेटिड है उन क्रोमेटिड को अपोजिट पोल पे खींचा जाता है। जब अपोजिट पोल पे खींचते हैं तो सेंट्रोमियर तो रहता है आगे और आर्म्स रहती हैं पीछे। अगर सेंट्रोमियर आगे है आर्म्स पीछे है तो क्रोमोसोमस क्रोमोसोम की स्पेशल क्या बनती है शेप, क्या बनती है शेप। तो स्पेशली शेप स्टडी कहां पे की जाती है क्रोमोसोम की एनाफेज। बच्चों मॉर्फोलॉजी के अंदर शेप भी आती है लेकिन स्पेशली शेप स्टडी कहां की जाती है एनाफेज। तो याद रखना है क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी स्टडी मेटाफेज, क्रोमोसोम शेप स्टडी एनाफेज। क्रोमोसोम नंबर डबल कहां पे होते, क्रोमोसोम नंबर डबल कहां पे होते एनाफेज। अरे कहां पे हो रहे एनाफेज। देखो क्रोमोसोम 1 1 लेकिन यहां पे कितने 2, मतलब क्रोमोसोम नंबर डबल कहां होते हैं एनाफेज। डीएनए अमाउंट डबल कहां होती है एस फेज। अरे ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में। सेल बायोलॉजी कंप्लीट आ रही है टेस्ट में। जीनोम जानते हो कि एक पॉइंट और सुनो, जीनोम, जीनोम जानते हो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिज्म के गेमिटोस गेमिट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उन्हीं को क्या बोला जाता है जीनोम। पता है ना। जैसे अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी के अंदर सेल और सेल के अंदर एक नॉर्मल सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे 46। अब 46 और 46 क्रोमोसोम वाली सेल से अगर आपको गेमिट बनाना है तो फिर गेमिट के अंदर कितने होंगे 23। उनको क्या बोला जाएगा बच्चे जीनोम। अरे क्या बोला जाएगा जीनोम। आप तो मुझे बताइए जब हम गेमिट और गेमिट के अंदर क्रोमोसोम क्रोमोसोम का सेट देखते हैं तो क्या रहता है सिंगल सेट या बच्चों 1 2 सेट, सिंगल सेट, सिंगल सेट मिलता है। यानी वहां पर आपको 1 नंबर का क्रोमोसोम 1 नहीं मिलेगा 2 नहीं मिलेंगे। तभी तो हम क्या करते 23 क्रोमोसोम सॉरी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते, उन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम को क्या करते एक सेल में भेज देंगे 23, दूसरी सेल में भी कितने भेज देंगे 23। 23 क्रोमोसोम वाली सेल को क्या बोल दिया जाएगा गेमिट। उन गेमिट के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उन्हीं को क्या बोला जाता है जीनोम। उसके बाद में आपको एक टेबल मिलेगी, वो टेबल आपको टेबल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिए ऑर्गेनिज्म के वो आपको लर्न करनी है, कर लोगे। अरे बोलो ऑनलाइन वाले, समझ में आया। क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता आज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।